तो कई लोगों के अगेंस्ट ये वॉर हुई थी। तो हमारी राइटर की जो फैमिली है उनको भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ सकता था, जिसकी वजह से ये जो एक्वेंटेंस थी इसने राइटर की मदर को सजेस्ट किया कि वो अपना सारा सामान उसको दे दे ताकि वो उसे सेफली अपने घर पर रख सके। और इसीलिए राइटर की मदर ने अपनी डॉटर को, यानी कि हमारी स्टोरी की ऑथर को, ये एड्रेस बताया उस एक्वेंटेंस का, उस लेडी का जो उनका सामान लेकर जा रही थी, ताकि कल को जब उनका सामान वापस लाना हो तो उनकी बेटी उस एड्रेस पर जाकर अपना सामान वापस ला सके। तो तभी राइटर ने स्टोरी का नाम दी एड्रेस रखा है, बिकॉज ये जो एड्रेस है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आइए लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। वील रीड इट, वील डिस्कस इट, आई डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। Do you still know me? I asked. तो अब यहाँ पर सीन क्या है? हमारी ऑथर या राइटर है जो आई, वो किसी के घर जाती है। तो जैसे ही वो घर के दरवाजे पर नॉक करती है, वो सामने वाली लेडी से पूछती है कि क्या तुम मुझे जानती हो? The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I'm Mrs. S.'s daughter. सर्चिंगली मीन्स जब हम इंक्विजिटिव होते हैं, हमको जानना चाहते हैं, यानी कि हम जब किसी को ऐसी फीलिंग देते हैं कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे। तो जब ऑथर ने उनसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानती हो, तो वो वुमन उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि वो उसे पहचान नहीं पा रही। चिंक का मतलब है अ नैरो ओपनिंग। तो उस लेडी ने घर का दरवाजा थोड़ा सा ही खोला, जस्ट अ चिंक, यानी कि थोड़ा सा दरवाजा खोला, और वो बाहर पीप कर रही थी। तो राइटर उसके और पास चली गई और जो घर का स्टेप था, जो एक सीढ़ी थी, उस पर जाकर खड़ी हो गई। तो उस लेडी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो राइटर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि मैं मिसेस एस की बेटी हूं। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. अब जब इस लेडी ने ये सुना भी कि ये जो लड़की उनको विजिट कर रही है ये मिसेस एस की डॉटर है, उसके रिएक्शन में कोई चेंज नहीं था। उसने कस के दरवाजे को पकड़ा हुआ था ताकि दरवाजा और खुल ना पाए। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. तो अब ये लेडी कैसे रिएक्ट कर रही है? ये उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही। जब उन्होंने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूं, तब भी उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, जबकि मिसेस एस तो उनकी फ्रेंड है। फिर भी वो उसको घूर रही थी, चुप थी, और वो उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी, उसे घर में नहीं आने दे रही थी। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it isn't her. अब जब उस लेडी ने ऐसे रिएक्ट किया तो राइटर ने सोचा कि शायद मुझे गलती लग गई है। हो सकता है कि ये वो लेडी नहीं है जो मेरी मदर की फ्रेंड थी, जिसने हमारा सारा सामान ले लिया था। लेकिन इस लेडी के रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि ये गिल्टी है। इससे राइटर की मदर का सारा सामान ले लिया और अब ये उनका सामान वापस नहीं करना चाहती। ये उनका सामान यूज कर रही है, इसीलिए नहीं चाहती कि ये लड़की उनके घर में आए। फिर राइटर कहती है, आई हैड सीन हर ओनली वंस fleetingly and that was years ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. Fleetingly means for a short time, थोड़ी देर के लिए। तो अब नरेटर इस लेडी को गलत नहीं समझ रही, तो उसे ये लगता है कि हो सकता है वो किसी गलत घर पर आ गई है। उसने इस लेडी को सिर्फ एक बार देखा था, वो भी बहुत साल पहले देखा था, और वो भी बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए देखा था। तो वो सोचती है कि हो सकता है मैंने गलत घर की बेल रिंग कर दी है, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. अब वो क्या कहती है, अचानक से वो लेडी साइड पर हो गई। उसने दरवाजा खोल दिया और उसने राइटर की मदर का ग्रीन कलर का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। कार्डिगन वी ऑल नो, एक वूल से बना हुआ स्वेटर होता है जिसके आगे में फ्रंट ओपन में बटन्स लगे होते हैं।
तो कहती है कि उनके जो कार्डिगन के बटन्स थे वो भी धो धोकर पेल हो गए थे, उनका कलर फेड हो चुका था। तो फटाफट से राइटर ने पहचान लिया कि ये वही लेडी है जो उसकी मदर को जानती थी, जो उनका सामान लेके गई थी, क्योंकि उसने उनकी मदर का ही knitted cardigan पहना हुआ था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. But I knew now that I was right. अब जैसे ही उस लेडी ने देखा कि नरेटर उस कार्डिगन को देख रही है, तो वो एक बार फिर से दरवाजे के पीछे छुप गई। लेकिन अब नरेटर को ये पता था कि वो सही एड्रेस पर आई है, यही वो लेडी है जो उसकी मदर को जानती थी, क्योंकि उसी ने तभी वो उसकी मदर का कार्डिगन पहन पाएगी। Well, you knew my mother, I asked. Have you come back? Said the woman. I thought that no one had come back. अब राइटर उन्हें कहती है कि आप मेरी मदर को जानते थे ना? तो वो कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए? और वो वुमन कहती है कि मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आया। तो वो वुमन की बात से ही हमें पता लग रहा है कि उसने तो यही सोच लिया था कि कभी भी अब वो लोग वापस नहीं आएंगे और उसे उनका सामान वापस नहीं देना पड़ेगा, इसलिए वो उनका सामान मजे से यूज कर रही थी। इसलिए वो हैरान है और कहती है कि क्या तुम लोग वापस आ गए? मुझे तो पता ही नहीं था और मैंने तो सोचा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, तो राइटर कहती है कि सिर्फ मैं वापस आई हूं। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मस्टी इज डैम्प एंड स्टेल, जो सीलन की स्मेल होती है, ऐसी स्मेल। तो उस लेडी के पीछे उसके घर में एक दरवाजा खुला और बंद हो गया, और जैसे ही वो खुला और बंद हुआ तो वहां से एक डैम्पनेस की स्मेल इमर्ज हुई, यानी कि निकली, बाहर निकली। I regret I cannot do anything for you. I've come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. अब वो लेडी उसे कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो राइटर कहती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन पर बैठकर यहाँ पर आई हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you. Another time. तो अब वो लेडी उसे कहती है कि अभी तुमसे मिलना मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी कि कंफर्टेबल नहीं है, हो सकता है मैं वो बिजी है, कुछ काम कर रही है, इसलिए वो उसे मना कर देती है और कहती है कि अभी मैं तुमसे नहीं मिल सकती, किसी और टाइम आना, किसी और दिन आना। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. इतना बोल के उस लेडी ने अपना सिर हिलाया और बहुत ही ध्यान से घर का दरवाजा बंद कर दिया। तो राइटर कहती है ऐसे लग रहा था कि वो ये नहीं चाहती कि घर के अंदर जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो या उन्हें पता चले कि बाहर कोई आया है। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. अब राइटर इसी स्टेप के ऊपर, घर के बाहर जो स्टेप था उस पर खड़ी हुई थी और उसने क्या देखा कि बाहर जो बे विंडो थी उसके ऊपर जो कर्टन था अंदर से वो कर्टन हिला, यानी कि वो लेडी कर्टन से बाहर झांक रही थी और उन्हें देख रही थी। Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing, the woman would have said. It was nothing. तो राइटर कहती है कि हो सकता है कोई विंडो से मुझे देख रहा था और उसने उस लेडी से पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, तो उसने जवाब दिया होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं चाहती थी, कोई बात नहीं थी। तो इससे ये पता लग रहा है कि वो लेडी नहीं चाहती कि उसके घर में भी किसी को पता चले कि ये लड़की मिसेस एस की डॉटर उसके घर आई है, क्योंकि घर में किसी को नहीं पता होगा कि वो सब सामान किसी और का है, वो किसी और के घर से ऐसे लेकर आई है। I looked at the nameplate again. Darling, it said in black letters on white enamel, and on the jamb a bit higher the number 46. Enamel क्या होता है? Enamel is a glossy substance applied on wood or metal as a protective covering. वुड या मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक ग्लॉसी सा सब्सटेंस लगाया जाता है थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनामल।
तो बाहर आते हुए राइटर ने एक बार फिर से घर के नेम प्लेट को देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था डॉलिंग, डॉलिंग जो उनका फैमिली नेम था, और जैम्ब मीन्स द साइड पोस्ट। तो इस वाइट एनामल की तख्ती के ऊपर जो साइड पोस्ट लगा हुआ था उस पे हाउस नंबर लिखा हुआ था नंबर 46, और यही वो एड्रेस था जो मिसेस एस ने अपनी डॉटर को बहुत साल पहले बताया था। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother who had given me the address years ago. It had been in the first half of the war. तो जब वॉर शुरू हुई थी, फर्स्ट हाफ था वॉर का, तब मिसेस एस ने अपनी बेटी को ये एड्रेस बताया था और उन्होंने कहा था कि इस एड्रेस को याद रखना, क्योंकि उसी एड्रेस से उनको जानने वाली लेडी मिसेस डॉलिंग उनके घर आया करती थी और उनको डरा डरा के, उनको बोल के कि आपको एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा, उसने उनका सारा सामान उनसे ले लिया, ये कह के कि मैं आपका सामान संभाल के रखूंगी, जब आप वापस आएंगे मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो कर क्या रही थी, उसने सोचा था कि ये लोग कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए वो उनका सामान यूज कर रही थी। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. तो अब राइटर हमें फ्लैशबैक की कहानी बता रही है। जब वॉर शुरू हुई ही थी तो वो कहती है कि मैं थोड़े दिनों के लिए घर आई थी, तभी मुझे लगा कि कमरों में कुछ बदलाव है, बहुत सारी चीजें मिसिंग थी। और वो कहती है कि मेरी मदर भी बहुत हैरान थी ये देखकर कि मैंने इतनी जल्दी नोटिस कर लिया कि चीजें मिसिंग हैं। Then she told me about Mrs. Dolling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother whom she hadn't seen for years. Apparently means something which is obvious, and acquaintance is a person known to oneself, जिसे आप बहुत देर से जानते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी जान पहचान है, वो एक्वेंटेंस होता है। तो जब राइटर ने नोटिस किया कि बहुत सारा सामान मिसिंग है और उसने अपनी मदर से पूछा तो उसकी मदर ने उसे मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया। वो कहती है कि इससे पहले उन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन हो सकता है वो उसकी मदर की कोई बहुत पुरानी जानने वाली थी जिसे वो बहुत सालों से मिले नहीं थे। She had suddenly turned up and renewed their contract. Since then she had come regularly. तो अचानक से मिसेस डॉलिंग मिसेस एस को मिलने लग गई और दोनों में जो कॉन्टैक्ट है वो एक बार फिर से रिन्यू हो गया, यानी कि बहुत देर पहले वो एक दूसरे को जानते थे, बहुत सालों से मिले नहीं थे, लेकिन फिर से वो एक दूसरे को मिलने लग गए। और फिर उस दिन के बाद से मिसेस डॉलिंग उनके घर रेगुलरली आया करती थी। Every time she leaves here, she takes something home with her, said my mother. तो राइटर को उनकी मदर ने बताया था कि जब भी मिसेस डॉलिंग आती है वापस जाते वक्त वो कुछ ना कुछ अपने साथ ले जाती है। She took all the table silver in one go and then the antique plates that hung there. She had trouble lugging those large vases and I am worried she got a crick in her bag from the crockery. Antique means a collectible piece of art having a high value. ऐसी ओल्ड चीजें होती हैं जो बहुत ही मास्टर पीसेस होती हैं, जिनकी बहुत हाई वैल्यू होती है, उन्हें एंटीक कहा जाता है। लगिंग मीन्स टू कैरी समथिंग। एंड क्रिक इन हर बैक मीन्स शी हैड सडन पेन और स्टिफनेस इन द बैक ड्यू टू अ क्रैम्प और स्पैज्म और ड्यू टू लिफ्टिंग समथिंग हैवी। तो मिसेस एस राइटर को बताती हैं कि वो घर का जो सारा टेबल पे यूज होने वाला सिल्वर वेयर है, जैसे कि स्पून्स, कटलरी, प्लेट्स, वो सब एक ही बार में वो ले गई। और उसके बाद जो दीवार पर एंटिक प्लेट्स हैंग हो रही थी जो उन्होंने डेकोरेशन के लिए यूज की थी वो भी ले गई। और फिर वो कहती है कि जब वो बड़े बड़े वाजेस उठाकर लेके जा रही थी, उन्हें उठाने में, कैरी करने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी थे। और जब वो क्रॉकरी उठाकर लेकर गई तब तो उसकी पीठ में क्रिक की आवाज भी आ गई थी क्योंकि इतना ज्यादा हैवी बॉक्स था जिसे वो उठाकर ले जा रही थी। My mother shook her head pityingly. Pityingly means sympathetically. तो उसकी मदर को मिसेस डॉलिंग के साथ सिंपैथी है कि बेचारी को इतना भारी भारी सामान उठाकर ले जाना पड़ रहा था और वो लेडी उनकी मदद कर रही थी, उनके सामान को बचा रही थी कि अगर उन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा तो उनका सामान उसके पास सुरक्षित है।
I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. She wanted to save all my nice things. If we have to leave here, we shall lose everything, she says. तो अब राइटर की मदर उन्हें कहती है कि वो लेडी बहुत अच्छी है. मैंने तो कभी भी इतनी हिम्मत नहीं करनी थी कि मैं उनसे मदद मांगती, लेकिन उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया, बल्कि उन्होंने इंसिस्ट किया, यानी कि जोर डाला कि मैं आपका सारा सामान बचाना चाहती हूँ. अगर अचानक से आपको घर बंद करके जाना पड़ा, घर छोड़ के जाना पड़ा, तो आपका सारा सामान पीछे यहीं पर रह जाएगा. तो मैं नहीं चाहती कि आपका सारा सामान कोई लूट कर ले जाए, इसलिए मेरा सारा सामान, उसकी मदर कहती है, मेरा सारा सामान बचाने के लिए वो मेरी मदद कर रही है. उसने मेरा सारा सामान अपने घर में सुरक्षित रखा है. Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. तो अब उनकी डॉटर ने अपनी मदर से पूछा कि क्या आपने उसके साथ एग्री किया है कि वो सारा सामान संभाल कर रखेगी. As if that's necessary, my mother cried. तो उनकी मदर चिल्लाकर उनको कहती है कि ये जरूरी ही नहीं है. बेचारी इतनी अच्छी लेडी है, इतनी मेरी मदद कर रही है, इतना भारी भारी सामान उठाकर लेकर जाती है, क्या मैं उससे ये पूछूंगी कि वो मेरा सामान सेफली रखेगी कि नहीं. तो उसकी मदर को अपनी डॉटर पर गुस्सा आ रहा है कि वो ऐसे पूछ रही है. फिर वो कहती है, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग each time she goes out of her door with a full suitcase or bag. तो उनकी मदर कहती है कि अगर मैं उनसे ऐसा पूछूंगी तो उनकी बेइज्जती करूंगी. बेचारी इतना रिस्क ले रही है, इतनी डिफिकल्टी से इतने भारी भारी बैग्स और सूटकेसेस उठाकर मेरे घर से अपने घर तक लेकर जाती है मेरी मदद करने के लिए, और क्या मैं उसको ये पूछूंगी, उसकी बेइज्जती करूंगी ऐसा पूछ के कि वो मेरा सामान संभाल के रखेगी कि नहीं. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we spoke no more about it. To be convinced means to accept someone's belief. किसी की बात या किसी के विचार को accept करना means convince होना. And reprovingly means to scold someone and to disapprove of what he is saying. जब नरेटर की मदर ने देखा कि नरेटर उनकी बातों से कन्विंस नहीं है, उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उन्होंने उन्हें घूर कर देखा, जैसे कि डांटने के वे से देखा, और उसके बाद दोनों ने आपस में इस टॉपिक पर बात नहीं की. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. तो अब राइटर एक बार वापस फिर से स्टेशन पर पहुंच गई थी और सारे रास्ते वो ये सब बातें सोच रही थी. इसलिए उन्होंने रास्ते में जो भी चीजें आई, जगहें आई, उनको नहीं देखा. तो वो कहती है कि वो फेमिलियर जगहों पर घूम रही थी. फेमिलियर मीन्स जानी पहचानी. वॉर के बाद अब वो पहली बार वहां पर वापस आई थी, लेकिन वो कहती हैं कि जितना मेरा काम था मैं बस उतना ही करना चाहती थी, उससे ज्यादा कोई पुरानी फेमिलियर जगहों पर नहीं जाना चाहती थी. I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. Precious ऐसी चीज होती है जो आपके दिल के बहुत करीब होती है, जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं. तो वो कहती हैं कि अगर मैं वही पुरानी गलियों में, वही पुराने घरों को देख जहां पर बहुत प्यारी, बहुत ही प्रेशियस और कीमती यादें थी उनके पुराने टाइम्स की, तो उससे वो दुखी होती, वो उस पुराने टाइम को याद करके दुखी होती. इसलिए वो उन सब जगहों पर नहीं जाना चाहती थी, उन्हें नहीं देखना चाहती थी. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. It was the morning after the day my mother had told me about her. तो ट्रेन में एक बार फिर से उन्होंने मिसेस डॉलिंग को देखा और वो कहती हैं कि जैसा मैंने उन्हें पहली बार देखा था जब उनकी मदर ने उससे इंट्रोड्यूस कराया था, वो वैसी ही लग रही थी. और वो कहती हैं कि जिस दिन उनकी मदर ने उन्हें मिसेस डॉलिंग के बारे में बताया था कि वो बहुत अच्छी है, वो उनका सामान ले जाती है, उसके नेक्स्ट डे ही मिसेस डॉलिंग फिर से उनके घर आई और उसी दिन फर्स्ट टाइम नरेटर ने उन्हें देखा था. I had got up late and coming downstairs I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad back. तो राइटर कहती है कि उस दिन वो लेट उठी थी और जब वो सीढ़ियां उतर के नीचे आ रही थी तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मदर किसी को
बाय कर रही थी। कोई उनके घर में विजिटर था जो कि बाहर जा रहा था और उनकी मदर उन्हें गुड बाय कर रही थी। अबाउट टू सी समवन आउट मीन्स कोई उनके घर से जा रहा था, उनकी मदर उन्हें सी ऑफ कर रही थी। और फिर वो कहती है कि वो जो वुमन थी उसकी जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो बहुत ब्रॉड था। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. Beckoned means किसी को इशारा करके बुलाना। तो जब उनकी मदर किसी विजिटर को बाय बाय कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सीढ़ियों से नीचे आ रही है। उन्होंने उसे बुलाया और उस लेडी को कहा कि ये मेरी डॉटर है, उससे उसको इंट्रोड्यूस करवाया। The woman nodded and picked up the suitcase under the coat rack. She wore a brown coat and a shapeless hat. तो वो जो वुमन थी, वो जो विजिटर थी, मिसेस डॉलिंग, उसने उनकी बेटी से कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ अपना सिर हिलाया और क्लोज रैक के नीचे जो बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ था उसे उठाया। और फिर वो लड़की कहती है कि उस लेडी ने एक ब्राउन कलर का कोट पहना था और शेपलेस सी हैट पहनी हुई थी। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she had going out of the house with the heavy case. तो अब राइटर कहती है कि वो लेडी बेचारी इतना भारी सा सूटकेस उठाकर घर से जा रही थी, तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि क्या ये बहुत दूर रहती है। In Marconi Street, said my mother, number 46. Remember that. तो फिर मिसेज एस ने अपनी डॉटर को कहा कि ये लेडी मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में रहती है और उन्होंने उसे कहा कि इस एड्रेस को याद रखना। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. फिर राइटर कहती है कि मैंने एड्रेस तो याद रखा लेकिन मैं बहुत देर तक वेट करती रही। किस चीज का वेट करती रही? कि शायद वो लेडी भी उन्हें कांटेक्ट करेगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई तो फिर उसने सोचा कि मैं जाती हूँ उस घर पर और जाकर देखती हूँ कि हमारा सामान कहाँ पर है। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it. Now liberation is the war. Holland की war for freedom. तो राइटर कहती है कि जब वॉर खत्म हो गई उसके बाद शुरुआत में तो वो उस सारे सामान को लेना ही नहीं चाहती थी, उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी और वो कहती है मैं तो उससे डर भी रही थी। क्यों डर रही थी? Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. Confronted means to come face to face with someone or something. In vain means something which gives no results. And endured means to last a long time या फिर to remain forever. तो राइटर को ये डर था कि वो एक बार फिर से उन्हीं सब चीजों को देखेंगी जिससे उन्हें एक ऐसे कनेक्शन की, एक ऐसे रिलेशनशिप की याद आएगी जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कनेक्शन था उस घर के साथ, उन सब लोगों के साथ जिनके साथ वो लिबरेशन वाली वॉर से पहले रहती थी। हो सकता है अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है अब वो उस घर में नहीं रहते जहां पर वो सारा सामान यूज करते थे। तो वो सब चीजें देख के लेकिन उनको वो सब चीजों की याद आएगी, वो जगहों की याद आएगी, उन लोगों की याद आएगी और इसलिए वो उन सब यादों से डर रही थी। फिर वो कहती हैं अभी तो ये चीजें अलमारियों में, डब्बों में बंद पड़ी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि उन्हें वापस से उन्हीं जगहों पे सजाया जाएगा जहां पर पहले उन्हें सजाया गया था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई रिजल्ट उन्हें मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे कि ये चीजें थी, ये आर्टिकल्स हैं, ये अभी तक वैसे ही पड़ी हुई हैं, अच्छी भली कंडीशन में है, जबकि इतने साल बीत चुके हैं, ये चीजें अभी भी ठीक ठाक पड़ी हैं। इन्होंने इतने साल तक ठीक रही हैं क्योंकि ये सिर्फ चीजें हैं। बाकी जो लोग हैं, घर है, वो तो कब का खत्म हो चुका। But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a little lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened,
A room with a view you were more used to glancing at each day. Glancing means looking at. तो लिबरेशन की वॉर के बाद धीरे धीरे लाइफ वापस से नॉर्मल हो रही थी. अब उनको जो ब्रेड या खाने की चीजें मिलती थी उनका कलर भी लाइट हो गया था पहले से. ब्रेड का कलर लाइट होने से क्या मतलब है? जो ब्राउन ब्रेड होती है उसे इतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो वीट के हस्क से बनी होती है. जो मोटी वीट का जो छिलका होता है जिसे जनरली यूज नहीं किया जाता. तो अब जब उन्हें ब्रेड लाइटर कलर की मिलने लग गई थी यानी कि अच्छे फ्लावर की बनी हुई थी तो वो ब्रेड मिलने का मतलब है कि अब उनकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो बेटर हो रही थी. उन लोगों को खाने के लिए बेहतर चीजें मिल रही थी. फिर वो कहती हैं कि जिस बेड में हम सोते थे उसमें भी अब हमें डर नहीं लगता था क्योंकि ऑब्वियसली जब वॉर का टाइम था तब आपको हर वक्त डर लगता है, इनसिक्योर फील होता है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है. लेकिन वो कहती हैं कि अब हम बेड में बिना किसी डर के आराम से सो सकते थे. और अब वो जिस कमरे में भी रहती थी वहां से जो बाहर का नजारा था वो भी देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था. और अब उसे बाहर देख देख कर उन्हें आदत भी पड़ गई थी क्योंकि वो बहुत देर से वहां पर रह रही थी. तो अब उनकी लाइफ थोड़ी नॉर्मल सी हो गई थी. इसीलिए अब एक बार फिर से उन्हें वही चीजें दोबारा से याद आ रही थी. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. तो अब जब फिर से एक बार वॉर के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो गई थी, कंफर्टेबल हो गई थी, तो फिर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, ईगरनेस जागी. वो एक बार फिर से उन सब चीजों को, अपनी पुरानी पोजेशंस को देखना चाहती थी. इसीलिए वो उस एड्रेस पर जाना चाहती थी, नंबर 46. वो उन चीजों को देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और अपने पुराने टाइम्स को याद करना चाहती थी. After my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. तो अब जब पहली विजिट वेन में चली गई यानी कि विदाउट रिजल्ट, तो राइटर ने एक बार फिर से सोचा कि वो एक बार फिर से जाकर कोशिश करेगी. जब वो दूसरी टाइम गई तो दरवाजा खोला एक ऑलमोस्ट 15 साल की लड़की ने. उससे राइटर ने पूछा कि क्या उसकी मदर घर पर है. नो, शी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड. एरेंड मीन्स डूइंग एनी जॉब और डूइंग एनी कोर और डूइंग एनी टास्क. वो कोई काम कर रही थी. तो राइटर ने कहा नो मैटर, आई विल वेट फॉर हर. I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. Hanukkah is the Feast of Lights, a Hebrew festival in December. तो जब राइटर उस लड़की के पीछे पीछे घर में गई तो एक पैसेज सा था जो उन्होंने क्रॉस किया और वहां पे उन्होंने देखा कि मिरर के साथ एक ओल्ड फैशन्ड आयरन का बना हुआ हैनुका टंग रहा था जो कि एक कैंडल होल्डर होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कैंडल होल्डर ये हनुका फेस्टिवल में यूज होता है. हनुका फेस्टिवल क्या होता है? द फीस्ट ऑफ लाइट्स. ये हिब्रू रिलीजन में एक फेस्टिवल होता है जो दिसंबर के महीने में मनाया जाता है और तब उस फेस्टिवल में इस तरह के कैंडल होल्डर्स यूज होते हैं. We never used it because it was much cumbersome than a single candlestick. Cumbersome means something which is large and heavy and therefore it is difficult to use. अब यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं ये जो कैंडल स्टैंड है कितना बड़ा है तो ऑब्वियसली हैवी भी होगा. इसलिए राइटर कहती है कि हम कभी भी इस कैंडल स्टैंड को यूज नहीं करते थे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और भारी था. इसलिए हम सिंगल कैंडल स्टिक प्रेफर करते थे यूज करना. तो ये जो कैंडल स्टैंड है हनुका ये भी उन्हीं का है. ये लेडी उनके घर से कैंडल स्टैंड भी लेकर आई थी. Won't you sit down? asked the girl. She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped, horrified. Horrified means shocked. अब जैसे उस लड़की ने लिविंग रूम का दरवाजा खोला और उन्हें कहा कि आप अंदर जाके बैठिए,
राइटर जैसे ही उस कमरे में घुसी वो शॉक्ड थी। I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. In the midst of things means in the middle of things. किसी चीज के बीच में. And oppressed means subject to harsh and authoritarian treatment. अगर कोई आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है जो बहुत हार्श है और वो आपके ऊपर अथॉरिटी जमा रहा है तो आप अप्रेस हो रहे हैं। तो राइटर कहती है कि मैं इस ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और जिसे मैं नहीं जानती थी। जानती इसलिए थी क्योंकि उसमें जो चीजें थी वो उन्हीं की चीजें थी जिनको वो जानती थी। नहीं जानती थी क्योंकि ये रूम किसी और का घर का रूम था जहां पर वो पहली बार गई थी। फिर वो कहती है कि एक बहुत ही अजीब सा एटमॉस्फेयर था उस कमरे का और मैं ऐसी चीजों के बीच में घिर गई थी जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, लेकिन उन्हें देखकर राइटर को बहुत ऑप्रेस्ड फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक ऐसी जगह पर थी जो कि स्ट्रेंज थी, जो कि अनजान थी। तो इसलिए राइटर को कंफर्टेबल नहीं फील होता जब वो उनकी ही पुरानी चीजें किसी और अलग जगह पर पड़ी हुई थी। ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता। Or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. अब उन्हें कंफर्टेबल क्यों नहीं फील हो रहा था? वो कहते हैं हो सकता है जब सारा सामान है वो बहुत ही टेस्टलेस वे में अरेंज किया हुआ था, अच्छे से नहीं सजाया हुआ था, या हो सकता है जो फर्नीचर था उस कमरे में वो बहुत ही गंदा था, अगली था, फटा पुराना था, या हो सकता है उस कमरे में एक मगी स्मेल थी, यानी कि डैम्पनेस की, स्टेलनेस की स्मेल थी, उसकी वजह से। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आसपास आंख उठाकर सारी चीजों को देखूं, क्योंकि जिस तरह से उस कमरे में वो सामान लगा हुआ था उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. अब उस लड़की ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दे दी, वो बैठ गई और जो टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ बिछा हुआ था वो भी उनकी मदर का ही था। तो ये लेडी उनके घर से लिटरली सारा सामान ही उठाकर ले आई थी। तो कहती है कि मैंने उस वुलन यानी कि वूलन क्लॉथ के बने हुए टेबल क्लॉथ को देखा और मैंने जैसे ही उसे छुआ मेरी उंगलियां वार्म हो गई क्योंकि वो वुल का बना हुआ था। I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. तो अब जैसे कि वो टेबल क्लॉथ उनका पुराना टेबल क्लॉथ था तो राइटर को याद था कि एक बारी वो जल गया था और उस पे जो जलने का निशान था उसे रिपेयर नहीं किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पैटर्न बना हुआ था उसकी जो लाइंस थी उनके ऊपर अपना हाथ फेरा जब तक कि वो इस निशान तक पहुंच गई और उन्हें कंफर्म हो गया कि ये वही टेबल क्लॉथ है जो उनकी मदर के पास हुआ करता था। My mother will be back soon, said the girl. तो लड़की ने कहा कि उसकी मदर जल्द ही वापस आ जाएगी। I've already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. तो उस लड़की ने राइटर को चाय ऑफर की। I looked up. The girl put cups ready on the tea table. She had a broad back just like her mother. तो जब राइटर ने उस लड़की की तरफ देखा, उसकी पीठ थी उनकी तरफ, तो उन्होंने नोटिस किया कि अपनी मदर की तरह उसकी भी बैक बहुत ब्रॉड थी, तो उसकी बॉडी का भी लोअर पोर्शन बहुत चौड़ा था। She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered. तो अब ये लड़की जिस टी पॉट से टी पोर कर रही है कप्स में, ये भी उस लड़की की, राइटर की मदर मिसेज एस का ही है। और फिर वो कहती है कि ये व्हाइट कलर का टी पॉट था और उसके ऊपर गोल्ड कलर का बॉर्डर था। शी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. फिर उस लड़की ने एक डिब्बा खोला, उसमें से कुछ चम्मच निकाले. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. तो अब राइटर ने उस बॉक्स को भी अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा कि डब्बा बहुत अच्छा है, और फिर वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था
कि वो उनकी आवाज नहीं है, कोई और बोल रहा है। तो वो बेचारी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने सारी चीजों को किसी और के घर में सजा हुआ देख रही थी, जिससे उसे बहुत मेंटल ट्रॉमा हो रहा था, उसे परेशानी फील हो रही थी, वो अनईजी थी। Oh, you know about them? She had turned round and brought me my tea. She laughed. तो वो लड़की कहती है कि अच्छा, आप इन्हें जानते हो क्या? मीन्स डू यू नो दीज थिंग्स? आप इन कटलरी को, इन टी कप्स को जानते हो? फिर वो कहती है, माई मदर सेज इट्स एंटीक, वीव गॉट लॉट्स मोर, शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। तो कहती है कि मेरी मदर कहती हैं कि ये सब चीजें एंटीक हैं, और फिर वो कहती है कि हमारे पास बहुत सारी एंटीक चीजें हैं, और फिर उसने राइटर को इशारा किया कि देखो कमरे में कितनी सारी ऐसी चीजें सजी हुई हैं। I had no need to follow her hand. I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Fancied means to want or to desire for something, and pewter is a grey colored alloy made of tin, copper and antimony. तो प्यूटर एक अलॉय होता है जिसका रंग ग्रे होता है, और ये अलॉय टिन, कॉपर और एंटीमनी का बना होता है। तो राइटर कहती है कि जब वो लड़की उन्हें बता रही थी कि देखो देखो कमरे में कितनी सारी एंटीक चीजें सजी हुई हैं, उन्हें उसका इशारा देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था वो किन किन चीजों पर इशारा कर रही है। वही सब चीजें जो उनकी मदर से मिसेस डॉलिंग लेकर आई हुई थी। फिर वो कहती है कि टी टेबल के ऊपर जो स्टिल लाइफ पेंटिंग सजी हुई थी वो उसको देख रही थी, क्योंकि वो पेंटिंग भी उनकी मदर की ही थी। और वो कहती हैं कि जब वो छोटी थी तो उन्हें ये जो एप्पल्स थे जो पेंट किए हुए थे प्यूटर प्लेट के ऊपर, ये बहुत अच्छे लगते थे, और उनका ऐसा दिल करता था कि वो ये एप्पल्स उठा लें। We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it wasn't anything special. तो अब वो लड़की कहती है कि हम ये जो चीजें सजी हुई हैं इन्हें यूज भी करते हैं, और एक बार जो वॉल पे प्लेट्स हैंग हो रही हैं उनमें हमने खाना भी खाया था। फिर वो कहती है कि मैं ऐसा करना चाहती थी, लेकिन खाना खाने के बाद मुझे कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ। I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. तो अब जब राइटर उस टेबल क्लॉथ को फील कर रही थी तो फाइनली उन्हें वो बर्न वाला निशान मिल गया। तो लड़की उन्हें देख रही थी और वो बहुत ही इंक्विजिटिव थी कि राइटर ने ऐसे उस पे हाथ फेरा और उसे वो बर्न मार्क मिल गया, तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि उस लड़की को भी समझ आ रहा था कि हो सकता है वो राइटर को पहले से ही पता था कि इस टेबल क्लॉथ पे ऐसा कोई निशान है जिसे कि वो हाथ घुमाकर ढूंढ रही थी। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. तो राइटर कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, तुम्हें इतनी आदत पड़ जाती है कि तुम्हारे घर में इतनी प्यारी प्यारी चीजें सजी हुई हैं कि तुम उनके बारे में भूल जाते हो, तुम उन्हें नोटिस नहीं करते, तुम उन्हें इम्पोर्टेंस देना छोड़ देते हो। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. फिर वो कहती है, लेकिन जब कोई चीज मिसिंग होती है तब तुम्हें पता चल जाता है, तब तुम नोटिस कर लेते हो। चीज कोई मिसिंग क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है कभी तुम्हें उसे रिपेयर में देना पड़ता है, या फिर तुम किसी को दे देते हो, कोई को तुमसे बोरो करके कोई चीजें ले जाता है और उसके बाद तुम नोटिस करते हो कि कुछ मिसिंग है। तो अब राइटर अपनी फीलिंग्स उस लड़की को बता रही है। वो उसे कहती है कि जब उनके घर में इतना सारा सामान सजा हुआ था तो उसे उस सब चीजों की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लेकिन जब वो कुछ चीजें मिसिंग थी उसने तब ये चीज नोटिस की कि कुछ चीजें मिसिंग हैं, और उसने अपनी मदर से पूछा जब उसे पता लगा कि उसने वो सामान किसी और को दे दिया है। Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. अब राइटर कहती हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी आवाज की अननेचुरल साउंड सुनी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि राइटर कॉन्शियसली नहीं बोल रही,
उसकी अंदर से आवाज निकल रही है और वो भी हैरान है कि वो पता नहीं क्या क्या कुछ बोल रही है। उसने प्लान नहीं किया, वो कुछ बोलना नहीं चाहती, उसके अंदर से ही बातें निकल रही हैं। और वो क्या बात बोलती है? वो कहती है कि मुझे याद है एक बार मेरी मदर ने मुझे कहा कि क्या मैं उनकी मदद करूंगी सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। अब ये क्या सिल्वर है जिसे पॉलिश करना है? वो कहती हैं, It was a very long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill and as she had never asked me before. तो फिर वो फर्दर कहती है कि बहुत पुरानी बात है, हो सकता है मैं उस दिन बोर हो रही होंगी, मेरे पास कोई काम नहीं था, या हो सकता है मैं बीमार होंगी इसलिए मैं घर पर थी, क्योंकि उस दिन से पहले कभी भी उनकी मदर ने उन्हें मदद करने के लिए नहीं कहा था और ये नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करवाओ सिल्वर को पॉलिश करने के लिए। तो उस दिन जब उनकी मदर ने उन्हें कहा कि मेरी मदद करो सिल्वर पॉलिश करने में, तब राइटर कहती हैं, आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, forks and knives of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. अब जब राइटर ने अपनी मदर से पूछा कि किस सिल्वर को पॉलिश करना है, किस चीज की बात कर रहे हो आप, तब उसकी मदर ने कहा कि ऑब्वियसली जो चम्मच, फोक और नाइव्स हैं जिनके साथ हम खाते हैं उन्हें पॉलिश करना है। और राइटर कहती है कि बहुत अजीब बात है, उस दिन मुझे पता चला कि हम जिन कटलरी को हर रोज यूज करते हैं खाने के लिए वो सब सिल्वर यानी कि चांदी की बनी हुई है, यानी कि बहुत प्रेशियस हैं। तो जब उन्हें ये चीज पता चली वो बहुत ज्यादा हैरान थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन। तो उनकी ये बात सुन के लड़की हंसने लग गई। मिसेस डॉर्लिंग की बेटी हंसने लग गई। आई बेट यू डोंट नो इट इज ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। इंटेंटली मीन्स केयरफुली। तो राइटर ने बड़े ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि मैं बेट कर सकती हूँ, आई एम श्योर कि तुम्हें भी नहीं पता कि ये जो कटलरी है ये सिल्वर की बनी हुई है। What we eat with? She asked. तो उस लड़की ने पूछा कि जिससे हम खाना खाते हैं वो। और राइटर ने उससे पूछा, वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि वो सिल्वर की बनी हुई है? She hesitated. Hesitated means to be reluctant. अगर हम कोई चीज के लिए कंफर्म नहीं होते हम हेजिटेट करते हैं क्योंकि हमें सोचना पड़ता है। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I look, it's in here. तो अब वो लड़की एक साइड बोर्ड की तरफ गई। साइड बोर्ड क्या होता है? आपके डाइनिंग रूम में ही एक सर्विस टेबल लगा होता है जिसके ऊपर एक शेल्फ होती है और नीचे ड्रॉर्स होते हैं जिसमें अलग अलग सामान रखा होता है। तो लड़की उस साइड बोर्ड की तरफ गई जिसके ड्रॉर में कटलरी रखी हुई थी और वो एक ड्रॉर खोलना चाहती थी और कहती है कि मैं देखती हूँ ये सब जो कटलरी है जिससे हम खाना खाते हैं यहाँ पर पड़ी हुई है। आई जम्प्ड अप। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम। आई मस्ट कैच माई ट्रेन। तो जैसे ही वो लड़की उस साइड बोर्ड की तरफ गई, राइटर एकदम से छलांग मारकर खड़ी हो गई। वो कहती है कि उन्हें एकदम से याद आ गया कि उनकी ट्रेन का टाइम हो रहा था, लेकिन हो सकता है वो उन सब चीजों को, उन कटलरी को देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खड़ी हो गई और वहां से चल पड़ी। She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? तो उस लड़की का एक हाथ ड्रॉर पर था, वो ड्रॉर खोलने ही वाली थी और उसने राइटर को कहा कि क्या तुम मेरी मदर से नहीं मिलना चाहती? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can find my own way. तो राइटर ने कहा कि नहीं, अब मुझे जाना है। वो दरवाजे की तरफ गई। लड़की ड्रॉर खोल रही थी वो कटलरी निकालने के लिए, लेकिन राइटर ने कहा कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद से ढूंढ लूंगी, और वो उनके घर से बाहर चली गई। As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. तो जब उस लड़की ने कटलरी ड्रॉर खोला तो अंदर जो चम्मच, फोक्स पड़े हुए थे वो हिले और उनकी जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस हुई। तो जब राइटर पैसेज में से बाहर जा रही थी उन्हें ये आवाज भी सुनाई दी, जैसे कि मान लो वो चम्मच और फोक्स उन्हें बुला रही हों, लेकिन उन्होंने इसको भी इग्नोर किया और वो बाहर जाती रही। At the corner of the road, I looked up at the nameplate. Marconi Street, it said. I had been at number 46. तो अब एक बार फिर से जब राइटर घर से बाहर निकल गई और वो रोड क्रॉस कर रही थी तो कॉर्नर पे उन्होंने उस स्ट्रीट का जो नेम प्लेट था वो देखा। उस पर लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट
और वो कहती हैं कि वो 46 नंबर हाउस में ही गई थी। तो वो कंफर्म कर रही हैं कि वो मिसेस डॉर्लिंग के ही घर गई थी। The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. तो वो कहती हैं कि the address was correct means वही एड्रेस था जो उनकी मदर ने उन्हें बताया था, माकॉनी स्ट्रीट नंबर 46। लेकिन वो अब इस एड्रेस को याद नहीं करना चाहती थी। I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. Severed means separated, अलग हो जाना। अब राइटर उस एड्रेस को याद क्यों नहीं रखना चाहती थी? वो कहती है कि अब मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती थी। क्यों? वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो चीजें थी, वो उनकी मेमोरी से जुड़ी हुई थी और उन्हें एक पुराने टाइम की, पुरानी यादों की, जो उनकी फेमिलियर यादें थी, उनके बारे में याद दिला रही थी। लेकिन अब उन चीजों में कोई वैल्यू नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब उन चीजों को उन पुरानी जगहों से अलग कर दिया गया था और किसी अलग जगह पर रख दिया गया था। वो जगह उनके लिए स्ट्रेंज थी, नई थी, अजीब थी। इसीलिए अब वो जो चीजें हैं वो उनकी पुरानी मेमोरी से उन्हें जोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि अब वो किसी नई जगह पर पड़ी हुई थी। तो अब वो उस जगह का हिस्सा बन गई थी और इसलिए राइटर की मेमोरी से कट हो चुकी थी और इसलिए वो अब फिर से उन्हें नहीं देखना चाहती थी। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? Shreds means छोटे छोटे टुकड़े। और राइटर कहती है कि वैसे भी उन्हें वो सब चीजें चाहिए नहीं थी, उनका क्या करती, क्योंकि अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती थी जहां पर खिड़की के ऊपर ऐसे छोटे छोटे काले रंग के पेपर के टुकड़े लगे हुए थे और जो ड्रॉर था जिसमें वो कटलरी रखती थी वो बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ थोड़े से स्पून्स और फोर्क्स ही फिट आते थे। तो वो कहती हैं कि अगर वो सारा अपना सामान मिसेस डॉर्लिंग से वापस ले भी जाएंगी तो उसका क्या करेंगी, उसे कहाँ सजाएंगी, कहाँ रखेंगी, क्योंकि अब वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हैं। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो उस चीजों के बारे में नहीं सोचेंगी और ना ही वहां वापस जाएंगी। I resolved to forget the address. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. Resolved means decided. तो उन्होंने ये फैसला किया कि अब वो इस एड्रेस को भूल जाएंगी और फिर वो कहती हैं कि और जो चीजें थी भूलने के लिए, उनमें से सबसे ज्यादा आसान था इस एड्रेस को भूलना और ये भूलना कि मिसेस डॉर्लिंग नाम की कोई लेडी थी जो कि उनकी मदर से उनका सारा सामान ले गई थी। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टचिंग स्टोरी, द एड्रेस, जहां पर एक लड़की अपनी मदर की सारी पुरानी चीजों को देखने के लिए मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है। ऐसी लेडी जो उनका सारा सामान लेकर चली जाती है और अपने घर में सजा लेती है, और कैसे वो अपनी पुरानी यादों से अपने आप को अलग करती है और डिसाइड करती है कि अब वो वापस से उस एड्रेस पर नहीं जाएगी, उसे भूल जाएगी। So thank you for watching this video. I hope you liked it. If you liked it, do hit the like button, share it with your friends, and for more videos, do subscribe to our channel, The English Academy.